तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सबसे पहले गांधी जयंती की बहुत बहुत आप तमाम लोगों को बधाई। तो हैप्पी गांधी जयंती। और साथ में अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी आज जन्मदिन है। दो कद्दावर नेता हमारे देश के। तो आज 2 अक्टूबर, तो इन दोनों के इन जन्मदिन के दिन शुरुआत करते हैं अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली से आई एक अजीब कहानी। आमतौर पर जब कत्ल होता है तो कत्ल की तफ्तीश पुलिस करती है, फिर पुलिस उस कत्ल के केस को सुलझाती है। अब थोड़ा बैठकर तसल्ली से सोचिए, अगर पुलिस ही कत्ल कर दे तो फिर सुलझाएगी तो खैर पुलिस, लेकिन जब वो पुलिस वाला कत्ल करेगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्योंकि मालूम है उसे कि मैं पुलिस में हूँ। पुलिस वाले कैसे केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, एक केस को कैसे सुलझाया जा सकता है और एक केस को कैसे उलझाया जा सकता है। तो सुलझाने और उलझाने की बारीकियों से वो अच्छी तरह वाकिफ होता है। ये कहानी एक ऐसे ही पुलिस वाले की है। मर्डर इन पुलिस, अगर इंग्लिश में शायद कहें तो। मैं बनर्जी से बात कर रहा था। बात 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस में एक लेडी कांस्टेबल, नाम मोना यादव, रहने वाली बुलंदशहर की, 2012 में, सबसे पहले तो 2 साल पुरानी कहानी है लेकिन उससे पहले भी थोड़ा और चलना पड़ेगा। 2012 में दिल्ली पुलिस में एक शख्स हेड कांस्टेबल के तौर पर नौकरी ज्वाइन करता है। उसका नाम है सुरेंद्र सिंह राणा। वो पुलिस जो पीसीआर की वैन होती है उसमें बतौर ड्राइवर उसने नौकरी ज्वाइन की। उसके 2 साल के बाद 2014 में बुलंदशहर से आई एक लड़की जिसका नाम मोना यादव, वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करती है कांस्टेबल के तौर पर। मतलब वो कांस्टेबल थी और सुरेंद्र सिंह राणा उससे सीनियर हेड कांस्टेबल। बाद में दोनों की ड्यूटी एक साथ पुलिस कंट्रोल रूम में लगा दी जाती है। अब जब पुलिस कंट्रोल रूम में लगाई गई तो दोनों में दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। सुरेंद्र सिंह शादीशुदा और एक बच्चे। लेकिन मोना जो यहाँ आई थी कांस्टेबल में, उसने नौकरी की, पढ़ने लिखने में बेहद तेज ज़हीन दिमाग, और उसके सपने भी बड़े थे। उसका मकसद था लाइफ का कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है और उसे आईपीएस अफसर बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस को क्लियर करके। और आईपीएस का मतलब है सीधे आप एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपनी नौकरी शुरू करते हैं। तो कांस्टेबल के तौर पर नौकरी तो कर रही थी, लेकिन उसने अपना शौक छोड़ा नहीं, लगन छोड़ी नहीं, और वो पुलिस में रहते हुए भी यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इसी दौरान यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म वॉर्म निकला, उसने भर दिया। एग्ज़ाम में अपेयर हुई, बैठी, और यूपी पुलिस को उस एग्ज़ाम को क्लियर कर, वो सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम पास कर गई और वो सब इंस्पेक्टर बन गई। रिजल्ट आया, उसने देखा, अब उसके सामने ऑप्शन था, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी से रिज़ाइन करो और सीधे यूपी पुलिस ज्वाइन करो, वो भी सब इंस्पेक्टर। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगी। उसने दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन कर दिया और उसने कहा, अब उसे एक बूस्ट मिला कि अगर मैं यूपी पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ तो मैं यूपीएससी भी क्लियर कर सकती हूँ। ज़हीन थी ही। अब उसने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया पूरे लगन से। उसे लगा कि दिल्ली पुलिस की नौकरी करते हुए उसको पढ़ाई लिखाई में उतना वक्त नहीं मिलता है, पुलिस की नौकरी वैसे ही बहुत लंबी होती है। तो उसने इस्तीफ़ा दिया और अब उसने दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में, जो हब माना जाता है, जो आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस, वहाँ कोचिंग सेंटर और ये सारे बच्चे रहते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो सारे रहते हैं। तो वही मुखर्जी नगर में वो एक पीजी में अब रहने लगी और यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इधर कहानी ये थी कि जब उसने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया और एक ही पुलिस कंट्रोल रूम में दोनों की ड्यूटी थी सुरेंद्र के साथ, सुरेंद्र उसे मन मन में चाहने लगा और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि वो शादीशुदा था और एक बच्चे थे, लेकिन उसने मोना को ये बात बताई नहीं। उधर मोना की ज़िंदगी में ये था कि ये सब कुछ साइड में, सबसे पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है, मुझे आईपीएस अफसर बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो वो उसी धुन में अपने पढ़ाई में लगी रहती। जब दोनों साथ में थे पुलिस कंट्रोल रूम में तो मिलने मिलाने का भी ज़्यादा मौका मिलता था। लेकिन अब वो आ गई तैयारी करने के लिए यूपीएससी, और इसी साल उसको 2020 में अपेयर भी होना था।
तो अब उसने मिलना जुलना भी कब कर दिया। अब हेड कांस्टेबल को लगा कि ये मोना सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास कर चुकी है, टैलेंटेड है, ज़हीन है, अब ये आईपीएस ना बन जाए, क्योंकि वो चाहता था कि वो उससे शादी कर ले। अब आईपीएस बनने का मतलब ये हेड कांस्टेबल और वो फिर सीधे एसीपी, तो हुक्म भी बजाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यह भी था कि वो उसके प्यार में पागल शादी करना चाहता था, मोना शादी करना नहीं चाहती थी, और एक तो उसे असलियत भी नहीं मालूम थी कि ये शादीशुदा है हेड कांस्टेबल। तो खैर वो उसे बहुत समझाता रहा शादी करने के लिए, लेकिन मोना मना करती रही, बोलेगी मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम में अपेयर होना। इसी तरीके से वक्त बीतता रहा। बीतते बीतते 2020 आ गए। 2020 में दोनों ने फिर इस बात पे शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई। कई साल हो गए थे लेकिन मोना इसके लिए तैयार नहीं थी। अब 20 से 21 आ गया, लेकिन मोना तैयार नहीं हुई। इधर वो एग्ज़ाम में अपेयर होने की अपनी पूरी तैयारी कर रही है, सब कुछ चल रहा है। तभी सितंबर का महीना आया 2021 का, 2021। 8 सितंबर की ये बात है। सुरेंद्र गया मिलने के लिए मोना से, मुखर्जी नगर, उसके पीजी। उसके बाद उसने कहा आओ चलो, तुम बहुत पढ़ाई लिखाई कर रही हो, तुम्हें थोड़ा आउटिंग करा के लाते हैं। वो अपनी गाड़ी में उसको बिठा कर ले गया। अब गाड़ी में लेकर गया, फिर उसने गाड़ी के अंदर जिक्र छेड़ दिया शादी। मोना ने मना किया, उसे गुस्सा आ गया। अब वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए सीधे बुराड़ी ले गया। दिल्ली में वही बुराड़ी जहाँ कुछ साल पहले एक ही घर में 11 लोगों ने खुदकुशी की थी। उस बुराड़ी में एक इलाका है पुश्ता, सन्नाटा है वहाँ पर, रात का वक्त हो गया था। तो उसी पुश्ता के करीब आसपास में कोई था ही नहीं। उसने गाड़ी रोकी, फिर उसने शादी की बात की। मोना ने मना कर दिया। गुस्से में उसने उसका गला पकड़ा और गला घोंट दिया। कार के अंदर ही मोना का कत्ल हो चुका था, और कातिल कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल था। कत्ल करने के बाद अब उसने मोना के मोबाइल, आईडी कार्ड, ये सारी एटीएम, ये सारी कार्ड वार्ड सारा अपने पास रख लिया। उसके बाद उसने लाश उठाई कार से, और वहीं किनारे एक नाला था, थोड़ा सा पानी था, सूखा था, उसमें थोड़ा सा उसने गड्ढा किया। उस गड्ढे में लाश मोना की डाली, उस पर मिट्टी डाली, और फिर आसपास उसने ढूंढा, कुछ पत्थर मिले, उसने उस मिट्टी के ऊपर पत्थर रख दिए। ये सब करने के बाद वो घर लौटा। अब घर आने के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। मोना चूँकि स्टडी कर रही थी बुलंदशहर के, उसके घर वालों को मालूम था। पढ़ाई लिखाई में कई दिन बात नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महीनों बात ना करे। करीब हफ्ता बीत गया। घर वाले मोना को फ़ोन कर रहे थे, वो उठा नहीं रही थी। घर वालों को फिक्र हुई। अब जब फिक्र हुई तो उन्होंने फिर सुरेंद्र से पूछा, क्योंकि सुरेंद्र जानते थे कि एक तरह से उसका दोस्त, वो उसके घर भी गया था सुरेंद्र कई बार, और एक ही विभाग पुलिस में है। तो सुरेंद्र ने कहा कि नहीं, वो यहाँ है नहीं, पर मुझे लगता है कि एक अरविंद नाम के किसी लड़के के साथ उसका अफेयर था, तो उसी के पास इधर उधर गई होगी। करते करते पूरा महीना लगभग बीतने वाला था। 8 सितंबर को यह कत्ल हुआ था। 20 अक्टूबर की तारीख आ गई 2021। मोना के घर वालों को अब चिंता सताने लगी कि लगभग महीना हो रहा और कोई कांटेक्ट नहीं। वो दिल्ली आ गए। उन्होंने सारा इधर उधर पता किया। सुरेंद्र ने भी कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हुई है। उसके बाद आखिरकार 20 अक्टूबर 2021 को मोना के घर वालों ने मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट। अब पुलिस ने इधर उधर तफ्तीश की। हालांकि अपने ही डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया, लेकिन उन्हीं की दिल्ली पुलिस की एक्स कांस्टेबल की गुमशुदगी का मामला था, पर शायद दिल्ली पुलिस ने उस केस को भी वैसे ही हल्के में लिया। अब इधर जब रिपोर्ट लिखाई गई तो खुद सुरेंद्र भी घर वालों के साथ मोना के पहुंचा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया। फिर उनके साथ जहाँ जहाँ वो कोई जानकार हो, कोई रिश्तेदार हो, वहाँ वहाँ भी जाता, ढूंढता, उनके साथ रहता, कहता मैं पता करूँगा। घर वालों को तसल्ली दिलासा देता रहता। फिर कुछ दिनों बाद उसने घर वालों को फ़ोन किया। उसने कहा मेरे को पता चला है मेरे मुखबिर से कि मोना का एक अरविंद नाम के लड़के के साथ अफेयर था और दोनों ने भागकर शादी कर ली। घर वालों को लगा ठीक है, कर ली तो बता तो देना चाहिए घर वाले को, लेकिन फिर भी तसल्ली तो हुई नहीं। अब इसने खेल करना शुरू किया। चूँकि दिल्ली पुलिस में था, अब ये पुलिसिया दिमाग चलाना लगता है। इसने मोना के फ़ोन, मोना का एटीएम, मोना का आधार, ये सब अपने पास रखा हुआ था। चूँकि मोना और इसकी दोस्ती थी तो अक्सर ये लोग मोबाइल पे जो बात करते थे कई बार वो बातचीत को ये रिकॉर्ड भी कर लेता था।
तो मोना के कुछ ऑडियो क्लिप इसके मोबाइल में थे। हाँ, जैसे बातचीत हो रही, कैसी हो, अच्छा मैं ठीक हूँ, मैं भी बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ, पर चिंता मत करो, मैं सब ठीक है। ऐसे कुछ ऑडियो को इसने निकाला और उसको एडिट किया, और उसको एडिट करने के बाद अब मोना के घर वालों को ये मोबाइल पे उस ऑडियो को सुना देता, मैं ठीक हूँ, अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। 3-4 बार उसने ऐसा किया, घर वालों को लगा चलो बेटी की आवाज़ सुन रहे हैं, और ये अलग अलग नंबरों से आता था, तो उन्हें भी तसल्ली हो गई कि ठीक है। पर कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ, बल्कि कुछ महीने के बाद, कि ऑडियो क्लिप से कब तक घर वालों को बहलाते रहेंगे और वही एक ही पुराना राग और टेप कब तक सुनाते रहेंगे, मैं ठीक हूँ, ये हूँ, तो कहीं डाउट ना हो जाए। अब उसने दूसरा सोचा कि क्या करें, पुलिसिया दिमाग चल रहा है ये सारा, कि केस को कैसे सुलझाते हैं और एक को कैसे उलझाते हैं। अब उसने ये किया कि उसका एक साला जिसका नाम रविंदर, उसने पहली बार अपने साले को इस साजिश में शामिल किया, उसे पूरी सच्चाई बता दी कैसे ऐसे उसने कत्ल किया। अब उसने साले को कहा कि तू जो है अरविंद बन जा, और अरविंद बन करके तू मेरे कहने पर इस नंबर पे तू फ़ोन कर, और तुझे जो जो कह रहा हूँ वो करना। अब इन्होंने अलग अलग नंबरों से अरविंद ने, बल्कि इसका जो साला है रविंदर, वो अरविंद बनकर मोना के घर फ़ोन कर रहा है और कह रहा है जी मैं अरविंद बोल रहा हूँ, मैं मोना से प्यार करता हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के ख़िलाफ़ हैं, हम दोनों की जान के दुश्मन हो गए हैं। मैं अभी गुरुग्राम में हूँ, अभी पंजाब में हूँ, अभी हरियाणा में हूँ, अभी उत्तराखंड में हूँ, तो अभी भटक रहा हूँ जान बचाने के लिए, लेकिन मोना ठीक है, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में हम लोग लौट आएंगे। घर वाले कहते भाई मोना से भी तो बात करा दो, तो कहता नहीं वो अभी बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, तो जैसे ही मामला कूल होगा हम आपकी मोना से बात कराएंगे। घर वालों को लगा चलो, पहले ऑडियो मैसेज सुना, खुद अरविंद जिसके साथ शादी की बात हो रही है वो भी फ़ोन कर रहा है, तो तसल्ली होती गई। लेकिन अब अरविंद से भी बार बार फ़ोन नहीं करवा सकता था, 2-4 बार तक तो ठीक है, क्योंकि घर वाले कहते भाई एक बार तो मोना से बात कराओ, तो फिर कोई जवाब नहीं होता। तो अब अपने हवलदार हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को लगा कि ये वाला भी अब ट्रिक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो ऑडियो मैसेज हो गया। अब ये एक फेक दूसरे को अरविंद बनाकर कॉल भी करा दिया। अब क्या, अब उसने इस बीच में क्या किया कि एटीएम को अलग अलग शहरों में जाकर यूज़ करना शुरू किया, ताकि बैंक से या पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें तो पता चले कि हाँ भाई एटीएम यूज़ हो रहा है। कभी मसूरी में यूज़ हो रहा है, कभी चंडीगढ़ में यूज़ हो रहा है, कभी गुड़गांव में यूज़ हो रहा है, या गुरुग्राम में जिसे कहें, कभी दिल्ली में भी यूज़ हो रहा है। तो यह है कि यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है मोना जिंदा है। तो उसने अलग अलग जगहों पे एटीएम भी यूज़ किए। अब जब पुलिस मिसिंग की रिपोर्ट है तो कुछ तफ्तीश की, तो ये भी देखा कि हाँ भाई एटीएम भी यूज़ हो रहा है, कॉल भी आ गया घर पे, तो पुलिस ने भी फिर सुस्त रफ्तारी से इस जांच को कर दिया कि वो अपनी मर्जी से ही गई है। तब घर वालों को भी अच्छा ये सारी चीज़ें होती, और वो रिपोर्ट भी घर वालों को खुद दे रहा, क्योंकि पुलिस में है कि हमारे मुखबिर से ये पता चला और हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बैंक डिटेल भी देखा, और उसमें उसका ट्रांजेक्शन है, वो पैसे भी निकाल रही है, अभी मसूरी से निकाला, अभी वहाँ से निकाला। तो घर वालों को लगता कि चलो यार, उसने फ़ोन पे बात भी की, अरविंद ने भी बात की, पैसे भी निकल रहे हैं, तो लड़की ठीक ठाक सही सलामत है। अब ये भी हो गया। अच्छा, ये पूरा 21 और 22 का वो दौर था जब कोरोना था, तो कोरोना में 2 गज की दूरी भी थी, मास्क ज़रूरी भी, तो उसमें ये भी था कि भाई लोगों का एक दूसरे के आना जाना भी कम था कोरोना के कहर की वजह से, और ख़ासतौर पर 21 में तो और भी ज़्यादा था, और ये सितंबर की बात थी 21 की जब वो गायब हुई थी। तो फिर इसने कहा कि अब पुलिसिया दिमाग फिर चलाया, अब क्या, जिससे घर वालों को ये यकीन दिलाए कि मोना जिंदा है। अब आधार कार्ड तो था ही, उसने एक लड़की को चुना, किसी जानने वाली को, पुलिस वाला है, बहुत सारे नेटवर्क हैं उसके। मास्क उस वक्त ज़रूरी था। अब वो लड़की को लेकर गया किसी गवर्नमेंट सेंटर में जहाँ वैक्सीनेशन वाली चीज़ होती है। लड़की मास्क लगाई हुई है, उसको वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन लगाया, वैक्सीन के लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ज़रिए आपके ऊपर डिटेल भी आता है। अब इसने आधार कार्ड दिया, मोना का नंबर दिया, एक फेक दूसरा जिससे ये बात हो रही थी, उसके बाद वैक्सीनेशन हो गई, उसके सर्टिफिकेट आ गए। अब उसके बाद इसने कहा मुझे ये भी पता चला है कि वो मोना ठीक है, सही सलामत है, अभी उसने वैक्सीनेशन भी कराई है, और वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी घर पे भेज देता। तो घर वालों को लगता है यार
ATM भी यूज़ हो रहा है, फ़ोन भी उसने किया, अरविंद ने भी बात की, इसका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लड़की सही सलामत है। अब वैक्सीनेशन भी हो गया, आगे क्या? इसने कहा कि मुझे हर हाल में, हर महीने इस बात के सबूत देने हैं कि मोना जिंदा है। अब इसने एक नया पैंतरा अपनाया। इसने ये किया कि चाहे वो चंडीगढ़ हो, मसूरी हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली नहीं, दिल्ली को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर, देहरादून हो, इसने अलग अलग कॉलगर्ल को चुना, लड़कियां, और उसके बाद 2-3 बार खुद उनको लेकर, 2-3 बार अपने साले को भेजा, और अलग अलग होटलों में जाकर वो रुकते। जैसे ये खुद भी जाता किसी कॉलगर्ल को लेकर, जब वहाँ रिसेप्शन पे जाता तो एंट्री में उसका नाम मोना यादव लिखा था। अब वो आईडी मांगते तो वो आधार कार्ड दे देता। तो होटल में भी आधार कार्ड ज़रूरी है, तो होटल वाले भी देखते हैं हाँ भाई आधार कार्ड है, तो उसकी कॉपी भी रख लेते हैं और नाम भी मोना के नाम पर एंट्री। अब है लड़की कोई और, लेकिन रह रही है मोना, और एक नहीं, आता दर्जन ऐसे होटलों में, और वो सारी होती थी कॉलगर्ल। अगले दिन फिर ये लोग चेकआउट कर लेते। फिर ये घर वालों को पुलिस वाला बनकर फ़ोन करता, कहता भी मेरे मुखबिर से पता चला है कि मोना वहाँ मसूरी के एक होटल में रुकी हुई है। अब घर वाले भी कहते चलो भागो। अब ये भागते यहाँ से, खुद जाता लेकर, होटल में पहुँचता, इन्वेस्टिगेट करता, रजिस्टर देखता, गेस्ट रजिस्टर, इसका देखता कि हाँ मोना का नाम है, आधार कार्ड है। लेकिन होटल वाला बताता भाई वो तो निकल लिए परसों ही सुबह। अब वो इधर उधर मसूरी घुमाता है, या देहरादून घुमाता है, या चंडीगढ़ घुमाता, और फिर कहता रहे थोड़ा सा लेट हो गया वरना मिल जाती। लेकिन इन होटलों में इस आधार कार्ड की मौजूदगी और मोना यादव के नाम से रूम, घर वालों को फिर यकीन हो गया कि यार वो जिंदा है। तो सारे सबूत, ATM से लेकर, वैक्सीनेशन से लेकर, उसका खुद शुरू का ऑडियो कॉल करना, होटलों में उसका रुकना, ये सारी चीज़ें मोना के घर वालों को धीरे धीरे ये यकीन दिला रही हैं कि मोना जिंदा है। अपनी मर्ज़ी से शायद उसने शादी कर ली है, और जब वक्त होगा तो खुद सामने आ जाएगी। इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और यही चाहता था हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा। लेकिन ये सब करते करते करीब 1.25 साल बीत गए। सितंबर 2021 के बाद अब 2023 आ गया। 2023 में जुलाई का महीना था, इसी अभी 2 महीने पहले की बात। जो मोना है उसकी छोटी बहन एक, उस बहन को अब थोड़ा सा डाउट होने लगा। उसे लगा कि दीदी को गायब हुए करीब 2 साल हो गए, और 2 साल में 1-2 महीना कम। पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट, एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का पास की, UPSC उसका टारगेट, उसका सपना था। वो उससे कहती थी कि मैं IPS बनूंगी। और अगर उसने इश्क किया, शादी कर ली, तो घर वाले भी वो जानती है कि उसका विरोध करने का उस पर कोई असर नहीं है, तो आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन वो 1.25-2 साल से गायब है, और कभी भी डायरेक्ट इधर उससे कोई बात नहीं हुई, न उसने कभी मैसेज भेजा। लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी मौजूदगी आ रही है, लेकिन मौजूदगी इनडायरेक्ट आ रही है। तो वो भी क्योंकि उसकी बहन थी, उसके दिमाग में कुछ अब शक पैदा हुआ। उसे लगा कि ये कुछ खेल है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बहन इनडायरेक्टली तो हर जगह है, लेकिन डायरेक्टली उससे पिछले 1.25-2 साल में एक बार भी बात नहीं हुई। वो अपनी माँ बाप इन सबको बताती है कि दीदी का इतने दिनों से ना कुछ गड़बड़ है। अब घर वालों को भी चिंता सच में हुई कि नहीं वो शादी वादी शायद नहीं की, अगर कर भी लेती तो शादी को भी 2 साल हो गए, अब तो मामला सुलट गया होगा, और अगर घर वालों से उधर खतरा था तो वो इधर आ जाती, इधर तो सेफ थी अपने घर में। रिश्ता ऐसा था कि ये लोग इनकार भी नहीं करते, मान भी जाते। लेकिन इतना वक्त हो गया, उसके बावजूद कोई कांटेक्ट नहीं, और पहली बार ऐसा ज़िंदगी में। फिर इतनी सारी चीज़ें दुनिया में हो रही, अब उन्हें डर बैठ गया कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं। तब मोना की छोटी बहन ने अपने पेरेंट्स को तैयार किया, और उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली जाना चाहिए। उसके बाद वो दिल्ली आए, उन्होंने कहा हमें पुलिस कमिश्नर से मिलना है। अब उसके बाद ये पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी से जाकर पूरा परिवार मिलता है इसी जुलाई में। जाकर वो सारी बात बताते हैं कि पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी, फिर उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, वो सब इंस्पेक्टर पास हो गए यूपी में, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन करके उसका सपना था UPSC क्लियर करना, IPS बनना। अब ये सारी जब कहानी सुनी तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी लगा कि एक ब्रिलियंट लड़की, एक ज़हीन लड़की, और उसका यूँ गायब होना, और पहले तो हैरान, और आज तक पता नहीं।
तो उन्होंने पहले तो रिपोर्ट ली, पता चला कि हाँ उसकी कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त फैमिली से मिलने के बाद ऑर्डर पास किया और कहा कि इस मामले की क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी जानी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच के पास सीधे कमिश्नर से हुक्म कि भाई ढूंढो। अब क्राइम ब्रांच पहली बार तलाशी में जुट गई कि आखिर एक दिल्ली पुलिस की एक्स कांस्टेबल कहाँ गुम हो गई। सबसे पहले उन्होंने घर वालों के बयान दर्ज किए, घर वालों से पूछा पूरे 1.25 साल के किस्से। तो घर वालों ने बताया कि जब वो गई उसके बाद उसके कुछ फ़ोन आए थे, वही ऑडियो वाले, और एक लड़के का फ़ोन आता था जिसका नाम अरविंद है, जिसके साथ उसने कहा कि हमने शादी कर ली, और वो अलग अलग नंबरों से फ़ोन करता था, लेकिन अब उसका फ़ोन आना भी बंद हो गया। तो पुलिस ने कहा ठीक है वो नंबर आप बताएं। अच्छा, घर वालों की बेटी गायब है, एक फ़ोन कर रहा तो नंबर तो रखेंगे सेव। उन्होंने वो नंबर सेव रखे हुए थे। अब क्राइम ब्रांच ने उन नंबरों को ले लिया। उन नंबरों को जब खंगाला, कम से कम 3 से 4 ऐसे अलग अलग नंबर आए जिससे कॉल करता था अरविंद। तो पता चला कि ये सारे नंबर, जो सिम कार्ड था वो फेक आईडी पे लिया गया था, मतलब नाम पता सब फर्जी था। तब पुलिस को लगा कि इस फेक आईडी पे लिया गया है, तो कई लोगों तक पहुंची हुई पुलिस। उन्होंने कहा भैया ये हमारा है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते, ना कभी सिम यूज़ किया। उसके बारे में खंगाला तो पुलिस को लगा उसका बयान सच है। तो अब मामला आकर रुक गया कि फेक आईडी पर लिया गया है। अब असली कौन कर रहा था अरविंद बनकर के, ये तो पता चले। इसी दौरान में अब ये सारे जो फॉर्म, आप चाहे फेक लें या रियल लें, आपको सिम लेने के लिए फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है एक फॉर्म पे, और फॉर्म के साथ आपको फ़ोटो देनी पड़ती है। हमारे अपने देश में ये पूरा रूल है। एक फॉर्म पे पुलिस को सभी फॉर्म पे अलग अलग तस्वीरें थी। अब तस्वीर और नाम किसी और का, चेहरा किसी और का। तो खैर वो सारी कलेक्ट कर ली पुलिस ने। सब दिन पता चला कि ये तो फेक आईडी से लिया गया, लेकिन उन फॉर्म को संभाल कर रखा। जब फॉर्म को संभाल कर रखा तो फिर उसमें तस्वीरें थी, सारी तस्वीरें निकल आई थी कि ये सब फेक है। फिर भी उन तस्वीरों को एक बार पुलिस ने मोना के घर वालों को दिखाई कि ये फॉर्म है, ये नंबर, आप ये नाम जानते हैं। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते। लेकिन अचानक एक तस्वीर देखकर उनकी फैमिली थोड़ी सी चौंकी। उसने कहा इस तस्वीर में जो शख्स है इसको हम लोग जानते हैं। तो उसने पूछा ये कौन है? तो बोला कि मोना के एक दोस्त और सीनियर थे दिल्ली पुलिस में, सुरेंद्र सिंह राणा। उनके साले के साथ ये कई बार मिला है। अच्छा, सुरेंद्र सिंह भी घर जाता था, कई बार साले को भी ले गया था, तो ये भी जाते थे क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट पुलिस में थे। तो उसने कहा कि ये साले के साथ उनके आया हमारे घर पे। अब पुलिस चौंकी कि सुरेंद्र सिंह के साले के साथ ये आया, तो इसका क्या कनेक्शन? राजपाल नाम था उस फॉर्म पे। अब जब उन्होंने कहा कि ये बताया कि इसका नाम राजपाल है, तो पुलिस सीधे सुरेंद्र के, क्योंकि अभी तक पुलिस को ये था कि शायद इसी का कुछ काम है गुमशुदगी में, वो पहुंची सुरेंद्र के साले रविंदर के पास। रविंदर के पास पहुंचकर उसने पूछा कि यार तुम्हारा कोई दोस्त है राजपाल? रविंदर ने कहा है। वो राजपाल के पास ले गया। अब पुलिस ने राजपाल को उठा लिया। उठाने के बाद थाने लाई। अब पूछा कि ये एक नंबर है, इसके ऊपर तेरा फ़ोटो कैसे? उसने कहा साहब हमने ये नंबर या मेरा फ़ोटो इसलिए है कि मुझे रविंदर ने कहा था, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के साले ने। अब जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस ने रविंदर को भी उठा लिया, हवलदार के साले को। अब उन दोनों से गहराई से पूछताछ हुई। कमिश्नर साहब का ऊपर से हुक्म है, सुलझाना है, तो कोताही तो कोई बरतेंगे नहीं। तो अच्छी पूछताछ हुई, अच्छी ठुकाई भी हुई, दोनों खुल गए। उन्होंने कहा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ हमने फेक कॉल किया, हमने फेक ये किया, लेकिन साहब हमने मोना को नहीं मारा। अब जैसे ही बोला मारा तो पुलिस के कान खड़े हुए, मतलब मोना जिंदा ही नहीं है। तो ये 2 साल से कौन है जिसको जिंदा रखने के हर सबूत मुहैया कराए गए? तो उसने कहा कि मोना को सुरेंद्र ने मारा। अब पुलिस को जैसे ही पता चला तो यही था कि ढूंढ रहे हैं, इधर उधर मालूम चला कि अपने डिपार्टमेंट में। अब उन 2 गवाहों की गवाही के आधार पर पुलिस ने अपने ही महकमे के हवलदार यानी कि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा को उठा लिया और अब उससे तसल्ली से पूछताछ हुई। तसल्ली से पूछताछ हुई उसे पता चल गया कि उसका साला और साले का दोस्त दोनों अपनी ज़ुबान खोल चुके हैं, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद उसने पुलिस को कहा चलिए मेरे साथ। पुलिस की गाड़ी में बैठा और इसके बाद 30 सितंबर को, ठीक सितंबर 2021, 20 सितंबर को गायब हुई थी और वही सितंबर का महीना 2 साल बाद घूम कर आया। सुरेंद्र उन पुलिस वालों को अपने साथ
बुराड़ी के उस पुश्ता इलाके के उसी नाले के करीब ले जाता है। कुछ सफाई कर्मचारी भी साथ थे। वहाँ नाले के पास इस बार पानी था, पहले सूखा था। अब उन पानी के अंदर से वो इशारा करता और उसी जगह से कुछ पत्थर वत्थर थे, उसको हटाने का काम शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद सफाई कर्मचारी अंदर से उस नाले के एक कंकाल लेकर बाहर निकलते हैं। अब ये कंकाल इस बात की गवाही दे रहा था कि किसी इंसान का है, और जगह जिस शख्स ने बताया यानी कि हवलदार ने, तो उससे भी ये सबूत मिल रहा था कि कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मोना यादव का है। लेकिन सबूत तो पुख्ता चाहिए। पुलिस ने कंकाल को लिया और फिर हॉस्पिटल भेज दिया। फिर मोना के परिवार वालों को बुलाया, उनसे डीएनए उनका सैंपल लिया और उस सैंपल को अब हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उस कंकाल का सैंपल उस डीएनए से मैच कराएं तो 100% क्लियर हो जाएगा कि मरने वाली मोना है। लेकिन क्लियर अभी इसलिए भी हो गया है क्योंकि जिस जगह कातिल ने इशारा किया कि उसने कहाँ लाश छुपाई, उसी जगह से वो कंकाल बरामद हुआ। तो तसल्ली से पूछताछ हुई। सुरेंद्र ने कत्ल की वजह वही बताई कि उसने कभी उससे नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, एक बच्चा है उसका, लेकिन वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वो एसआई का जब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का क्लियर कर ली तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो यूपीएससी भी क्लियर करेगी, और अगर वो आईपीएस बन जाती तो फिर वो मुझसे कभी शादी भी नहीं करती, और क्या पता आगे चलकर ये राज भी खुल जाता कि वो खुद शादीशुदा है। तो इसीलिए वो चाहता नहीं था कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, बल्कि वो चाहता था कि बस वो उससे शादी कर ले इससे पहले कि उसका राज खुल जाए। लेकिन मोना कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसका सारा धुन, सारा एम, सारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी और आईपीएस था, और इसीलिए वो उसकी बातों को हमेशा टालती थी। और इसी बात पर 20 सितंबर को जब उसने आखिरी बार बात की तो उसे गुस्सा आया और उसने उसे मार डाला। मारने के बाद इस जगह पर उसने उसी बुराड़ी के पास लाश को दफना दिया। लेकिन वो एक पुलिस वाला था तो उसे लगा कि पुलिस ढूंढेगी तो ज़रूर, तो उसने सोचा कि कम से कम इस मामले को जब तक पूरी तरह से ठंडे बस्ते में न चला जाए, मुझे मोना को ज़िंदा रखना है और ज़िंदा रखने के सारे सबूत चाहिए। इसीलिए उसने उसका आधार, उसका एटीएम, उसके फ़ोन सब कुछ रखा। फिर अलग अलग वैक्सीनेशन भी कराया, अलग अलग होटलों में उसके आईडी के थ्रू दूसरी कॉल गर्ल को ठहराया, फ़ोन कराया, अरविंद नाम का एक नया कैरेक्टर पैदा किया। मतलब एक केस को उलझाने के लिए जो पुलिसिया दिमाग लगाना चाहिए उसने वो सारे दिमाग लगा डाले, लेकिन आखिर में सच सामने आ ही गया। तो ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो फिर से एक बार आज बापू का भी जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी, तो इन दोनों को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे देश में अगर ऐसे नेता आज के दौर में भी सारे आ जाएं तो क्या बात है। तो पूरी क्राइम तक फैमिली को एक तो गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्मदिन के लिए बधाई। इसके अलावा त्रिशा है, इनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे त्रिशा, अच्छा दिन है आप लोगों का भी। आज जितने लोगों का भी जन्मदिन है एक यादगार डे है आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो त्रिशा हैप्पी बर्थडे। और ये गौरव कुमार शर्मा जी की बिटियां हैं। साथ ही तनवीर शेख, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तनवीर। और ये आयशा मोमिन और मोहम्मद तनुक ने भेजा है। साथ ही सात्विक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सात्विक। अभिषेक कुमार ने भेजा है। इसके अलावा अनमोल आवारे, इनकी सिस्टर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा अनमोल जी, आपने नाम लिखा नहीं है। सुजाता दंडेल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुजाता जी। और ये सचिन जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। साथ ही जर्नलिस्ट तजीन खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तजीन। और ये भेजा है तहरीन और मंसूर खान एंड यास्मीन ने। साथ ही दीक्षा पाठक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीक्षा जी। और ये कुलदीप पाठक जी की पत्नी है। साथ ही मेमुना कुरैशी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मेमुना जी। और ये अशरफ लखानी उन्होंने भेजा है, और अशरफ जी ऑल द बेस्ट आपको, यूपीएससी की ये तैयारी कर रहे हैं। साथ ही देवहुटी सचपारा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देवहुटी जी। और ये सुनील, इसके अलावा दक्षा एंड जशवी, इन्होंने भेजा है। विपिन यादव का भी आज बर्थडे है, बल्कि 30 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विपिन साहब। और
साथ ही एक नाम है लेकिन भूल रहा हूँ, खुद ही लिखा हूँ, खुद ही पता नहीं, कोई बात नहीं, कल जिक्र करूँगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।